ओके सो अभी तक हमने कैपेसिटर्स के बारे में काफी सारी बातें कर ली थी। कल हमने क्लास में भी क्वेश्चंस कुछ किए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। कैपेसिटर्स में ये आपका आरसी सर्किट के अलावा लास्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स। इसके बाद हम शुरू करेंगे आरसी सर्किट्स। तो चलिए, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और कैसे वो एक कैपेसिटर पे इफेक्ट डालते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? पहली बात तो बेसिकली ये एक मटेरियल है। क्या है ये? एक मटेरियल है। मटेरियल की कैटेगरी है डाइलेक्ट्रिक। क्या काम है इसका या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, इस बारे में अगर बात करें तो आपने देखा था कि अगर एक मेटालिक सरफेस, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, अगर ये कंप्लीट मेटल है तो इस मेटालिक सरफेस पे या इस मेटल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 0। ये बात हमने करी थी किसी मेटल के अंदर, इसी को हमने बोला था शील्डिंग। अगर आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाते भी हैं, ई एक्सटर्नल मान लिया, ई एक्सटर्नल, तो क्या होगा? इस ई एक्सटर्नल का इफेक्ट इस तरफ अंदर आएगा, लेकिन इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाते थे। यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस आते थे और यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते थे। इन पॉजिटिव और नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनता था, जिसे ई इंड्यूस्ड कहते थे। और मेटल, इस मेटल के केस में ई एक्सटर्नल वाज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ हो जाता था वो हो जाता था 0। ये तो था मेटल का केस। ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि मेटल के केस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं तो आसानी से ये इंड्यूस चार्जेस यहाँ पे अच्छे से आ पाएंगे। जितना जरूरत है उतने सारे के सारे चार्जेस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। इसे अपन बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस। तो मान लीजिए सिग्मा इंड्यूस लिख देता हूँ, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ये बात यहाँ पे हुई थी। पर डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक के केस में नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होते हैं। बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं होते, मेटल से कम। तो अगर ऐसा है, जब आप बाहर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट यहाँ अंदर देखने को मिलेगा, ई एक्सटर्नल। इसकी वजह से यहाँ पे अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्जेस भी आएंगे, लेकिन ये इंड्यूस्ड चार्जेस इस मेटल के कंपेयर में कम होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस कम होंगे। अगर कम है तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो भी कम होगा। और अगर कम होगा तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक 0 ना होगा, 0 के बजाय होगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। ये हो जाएगा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। 0 नहीं होके कुछ कम हो गया, जितना बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे कुछ कम अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसे कम कर दें अपने अंदर। एग्जैक्ट 0 कर दोगे तो मेटल की बात हो जाएगी, अगर कम कर पा रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात हो जाएगी। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कैपेसिटर में क्या रोल है, इस बारे में बात करते हैं। जब आप कैपेसिटर में दो प्लेट्स आपने बना दी, एक पे चार्ज दे दिया सिग्मा, एक पे चार्ज दे दिया माइनस सिग्मा। अपन जानते हैं सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई ए बेसिकली आप इसको लिख सकते हैं, है ना? जितना चार्ज है बाई एरिया ऑफ द प्लेट, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। यहाँ चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, सिग्मा बाई। ओके, अब आपने अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने यहाँ पे फिल कर दिया पूरा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक मटेरियल डाल दिया। अभी तक अपन एयर या वैक्यूम की बात कर रहे थे, अब एक मटेरियल आपने इसमें फिल कर दिया। अगर ये मटेरियल इसमें डाल दिया है तो क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में होता है वो होता है इस डायरेक्शन में। कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कल हमने क्लास में भी ये बात देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिचुएशन कैसी हो गई कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज टू चार्ज प्लेट्स, और उसके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया। तो क्या होगा? इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा अपोजिट, ई इंड्यूस्ड। यहाँ पे आ जाएंगे सारे इसके पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ आ जाएंगे इसके सारे नेगेटिव चार्जेस। इसे मैं बोलता हूँ सिग्मा इंड्यूस्ड
और ये हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा इंड्यूस्ड। तो अब यहाँ पे आप अगर बात करें तो 4 प्लेट्स आपको दिख पा रही हैं। 4 प्लेट कौन कौन से दिख रही हैं? एक ये सिग्मा वाली है, प्लस सिग्मा। इसके पास में एक ये जो प्लेट हो गई, ये माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड वाली प्लेट हो गई, देखिए। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड वाली प्लेट है, और यहाँ पे इसके पास में माइनस सिग्मा वाली प्लेट है। ऐसे देखें तो 4 यहाँ पे लेयर्स ऑफ द चार्ज हो चुकी हैं। एक चार्ज लेयर यहाँ पे है, एक चार्ज लेयर यहाँ पे है जो प्लेट्स पे थी। 2 चार्ज लेयर्स यहाँ पे इंड्यूस की वजह से आ गई, इस डाइलेक्ट्रिक पे आ गई। तो ऐसे 4 प्लेट्स यहाँ पे बन चुकी हैं। इन 4 प्लेट्स की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए यहाँ पे किसी पॉइंट पे, तो हम जानते हैं पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन। और ये तो हम जानते हैं कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लिखना है इसके बीच में ई नेट, तो मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा इस डायरेक्शन में, जबकि सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा इस डायरेक्शन में। ये बात क्लियर? सिग्मा इंड्यूस्ड पॉजिटिव इस तरफ है, ये इस तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, नेगेटिव यहाँ पे है, ये भी इसी डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैपेसिटर्स के बीच में आ रहा है, वो आ रहा है ये, कम हो गया थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर ऐसा हुआ है तो अपन क्या कह सकते हैं, इसका क्या फायदा अपने को मिलने वाला है, इस बारे में बात करते हैं। इससे पहले एक बात करते हैं कि व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बात तो यहाँ तक अपने बात हो गई कि जो ई नेट इसके बीच में आएगा इतना आएगा। ओके, बात करते हैं व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो की बात करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, डिवाइडेड बाय ई नेट इनसाइड की। कितना आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उस मटेरियल पे, और उसके अंदर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इन दोनों का रेशियो इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इस सिचुएशन में आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको रेशियो दिख रहा है कि आपने ई एक्सटर्नल बाहर से लगाया था, और उसके करस्पॉन्डिंग जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो बना है ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस विल बी ई एक्सटर्नल बाय ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अगर यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूं इन दोनों की कैपेसिटर के केस में, तो दिस इज द एक्सटर्नल, ये हो गया आपका एक्सटर्नल, और ये हो गया ई नेट इनसाइड। इन दोनों की अगर वैल्यू पुट करता हूं तो के यहाँ से मुझे मिलता है, देखिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, तो एप्सिलॉन नॉट सारे कैंसिल हो गए। यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? के इज इक्वल टू सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड। और अगर मैं यहाँ से सिग्मा इंड्यूस्ड निकालना चाहूँ तो मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, के टाइम्स सिग्मा माइनस के टाइम्स सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू के माइनस वन बाय के इंटू सिग्मा, या इसको लिखा जा सकता है सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय के टाइम्स सिग्मा। इतना इंड्यूस्ड चार्ज उस डाइलेक्ट्रिक पे आपको मिलने वाला है। ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है जो उस डाइलेक्ट्रिक पे आपको मिलने वाली है। तो एक बात यहां से और निकल के आती है कि दिस इज द induced charge density on the dielectric material। ये आपके पास पूरी चीज बन के आती है कि दिस इज द induced charge density on the dielectric material। अब अगर ये आपको मिल चुका है तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर बता सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा? ई नेट इज दिस, सिग्मा इंड्यूस्ड आप लिख चुके हैं। अगर मैं सिग्मा इंड्यूस को यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पे आता है, अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ सिग्मा इंड्यूस को, तो ई नेट इनसाइड जो आपको मिलता है
वो मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है आपने। अगर इस सिग्मा इंड्यूस्ड को मैं पुट करता हूं तो मुझे जो ई नेट इनसाइड मिलता है वो मिलता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ये मुझे मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। एंड दिस या पहले भी पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ा था याद करो, ये पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां क्या पढ़ा था कि जब एयर या वैक्यूम में आप फोर्स लिखते हैं तो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन वही फोर्स अगर किसी मीडियम में लिखा जाएगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या जाता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। रिमेंबर दिस एप्सिलॉन आर वाज रिलेटिव परमिएबिलिटी या रिलेटिव परमिटिविटी जो हम बात करते थे यहाँ पे। And this epsilon r is same as dielectric constant in this case here. तो जहां पे आप अभी तक लिख रहे थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बीच में आपने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम डाल दिया, तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हो जाएगा वो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट के करस्पॉन्डिंग। इतनी बात है। इस पूरे को हमने वहां से प्रूव किया, हम इसको यहाँ से भी देख सकते थे। ये अगर कॉन्सेप्ट हमें याद है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाता है या फोर्स देखा जाता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाता है। ये एप्सिलॉन आर इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ भी जब आप फील्ड बात कर रहे हैं तो जब एयर बीच में थी तो आपने यहाँ पे फील्ड देखा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब जब आप इसमें मीडियम फिल कर देंगे, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ हियर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि फील्ड जो है वो यहाँ पे कम हो चुका है। देखिए नेट फील्ड यहाँ पे कम हो चुका है। कम कितना कम हो गया, 1/k के करस्पॉन्डिंग ये कम हो गया, या के फैक्टर से ये कम हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपको? यस सर। ओके, तो अब इसका फायदा क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो गया तो उसका फायदा क्या हुआ, हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को क्यों इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, इस बारे में बात करते हैं। अब इस बारे में अगर बात करनी है तो एक क्वेश्चन हमने किया था पहले जिसमें हमने बात करी थी क्या बात करते डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, जिसमें हमने बात करी थी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। तो एक टर्म आती है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन, ठीक है। ये टर्म क्या कहती है इस बारे में अगर बात करें तो अपन ने पहले बात करी थी कि हर एक मटेरियल डाइपोल से बना हुआ होता है। हर मटेरियल डाइपोल से बना हुआ होता है, हर मटेरियल के अंदर डाइपोल है, ठीक है। एक डाइपोल पे नेट फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। ये बात हम कर चुके हैं कि अगर आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे E, तो इस डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स डाइपोल ये हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा ये भी हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE, नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE, दोनों मिला के नेट फोर्स हो जाएंगे 0, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो आप ये बात समझ सकते हैं, अगर मैं मान लीजिए हमें अगर इस बात को ऐसे समझें कि नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन सोचो अगर ये मेरे हाथ में एक डाइपोल है, दिस पेन इज अ डाइपोल, इसे अगर मैं दोनों तरफ से खींचता हूं, मैं दोनों तरफ से सेम फोर्स से इसको खींच रहा हूं, जब सेम फोर्स से खींच रहा हूं, सॉरी सेम फोर्स से जब मैं खींच रहा हूं इसे, तो नेट फोर्स इस पे 0 है ना, इधर भी इतना ही फोर्स लग रहा है, इधर भी इतना ही फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स इज 0। बट इसमें एक टेंशन तो प्रोड्यूस हो रही है ना, इस टेंशन की वजह से क्या होगा, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा खींचूं, बहुत ज्यादा इस पे फोर्स लगाऊं, तो क्या ये टूट जाएगा? यस, ये टूट जाएगा, ये दो पार्ट में टूट जाएगा। और अगर ये टूट गया मतलब चार्ज फ्लो हो जाएगा। डाइपोल अगर टूट गया तो पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया, चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो गया कि ये इसी को तोड़ दे तो मटेरियल बेकार हो जाएगा। अपना जो मटेरियल बना हुआ है सारे डाइपोल से बना हुआ है, अगर ये डाइपोल ही टूट गए तो चार्जेस अलग अलग फ्लो हो जाएंगे, मटेरियल अपना काम का नहीं रहेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को कम करनी है और वो काम यहाँ पे इसने कर दिया है। देखिए
डाइपोल इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, सॉरी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, जो आपने डाइलेक्ट्रिक इसमें इंट्रोड्यूस किया उसकी वजह से क्या हुआ कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब 1/k टाइम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो चुका है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अब कम हो चुका है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चुका है तो अब ये जो ब्रेकडाउन वाली कंडीशन है, ये ब्रेकडाउन वाली कंडीशन अचीव होने में और अपन टाइम लगा सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अपन ज्यादा चार्जेस यहाँ पे दे सकते हैं। उन चार्जेस की वजह से अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था पहले सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर डाइपोल इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। सोचो अगर मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की बात करता हूँ तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो था वो था करस्पॉन्डिंग टू लेट्स से ई नॉट, कि अगर ई नॉट के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो गया तो ये जो अंदर मटेरियल है टूट जाएगा, यहाँ पे चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहाँ भी अब आप देखें अगर कि यहाँ भी अगर वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के लिए करस्पॉन्डिंग ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है, वो फील्ड जिसपे टूट जाएगा वो भी अगर ई नॉट है, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे सब सिग्मा है, इस सिग्मा को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये ई नॉट अचीव हो जाएगा। पर यहाँ पे मैं क्योंकि डिवाइडेड बाय के है, मैं इसको ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 20 है तो इसकी वैल्यू अभी 10 है। अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज करता हूँ, लेट्स से दिस इज 40, इसको ट्वाइस करते ही ये 40 अचीव कर लेगा और ये टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसको 4 टाइम्स कर सकता हूँ, मतलब इस चार्ज को मैं 4 टाइम्स इंक्रीज कर सकता हूँ। और हम जानते हैं कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है वो होती है Q²/2C। आप जितना चार्ज को इंक्रीज करोगे उतनी ही एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीज होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीज होगी। और ये तो काम है कैपेसिटर का, एनर्जी स्टोर करना। तो ये डाइलेक्ट्रिक लगाने से अपने को क्या फायदा मिला कि अपन इसका चार्ज इंक्रीज कर सकते हैं सेफली, हम इस पे चार्ज स्टोर्ड इंक्रीज कर सकते हैं सेफली विदाउट ब्रेकिंग डाउन दिस मटेरियल। तो ये अपने को एक फायदा मिला कि अपन चार्ज अगर इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज होती है, और यही तो काम है कैपेसिटर का, एनर्जी को स्टोर करना। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर। ठीक है, अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज क्या क्या होती हैं इस बारे में अगर बात करें तो आपने देखा डाइलेक्ट्रिक कैसे डिफाइन किया गया, डाइलेक्ट्रिक डिफाइन किया गया ई एक्सटर्नल बाय ई नेट इनसाइड, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर बात करें एयर के लिए, के फॉर एयर, तो एयर के केस में जितना बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो उतना ही अंदर मिलता है, कोई अपोजिशन तो होता नहीं है वहां पे। तो एयर या वैक्यूम के केस में हो जाता है 1, एयर या वैक्यूम के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1, मतलब वहां पे कोई चेंजेस नहीं आते, वहां पे वो सब कुछ सेम रहता है। अगर मैं बात करूँ मेटल की, तो मेटल के केस में कितना हो जाएगा, सोचो मेटल में आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, हमेशा 0 मिलता है। इनसाइड अ मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, शील्डिंग वाला इफेक्ट। तो जब यहाँ 0 है तो दिस के इज इन्फिनिटी, तो मेटल के केस में के हो जाता है इन्फिनिटी। और ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनके केस में हम बात कर सकते हैं, जैसे आप बात कर सकते हैं यहाँ पे माइक वाटर की, शायद वाटर के लिए होता है 81, जस्ट मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ वैल्यू। वाटर के केस में ये होता है 81 के बराबर। यस, वाटर के केस में ये हो गया 81। तो ऐसे के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आप यहाँ पे यूज करते हैं, लेट्स से वुड यूज करते हैं, माइका यूज करते हैं, कोई प्लास्टिक यूज करते हैं, तो उस केस में सबका के अलग अलग होगा, उस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अलग अलग मिलेंगे, और उस अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग चार्जेस भी अलग अलग स्टोर किए जा सकते हैं उसमें। तो ये फायदा होता है इसका। अब अपन बात करते हैं कि क्या ये इंट्रोड्यूस करने से उसके कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ता है, हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि क्या ये इंट्रोड्यूस करने से उसके कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ा। चलिए उस बारे में बात करते हैं। न्यू कैपेसिटेंस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर ये ए एरिया है, इसकी सेपरेशन अगर डी है, तो इसका जो कैपेसिटेंस लिखते थे, आप लिखते थे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दिस वाज द
कैपेसिटेंस जब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता था, बीच में एयर या वैक्यूम होती थी, तो ये काम किया जाता था। लेकिन अब जब आपने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है पूरे में ऑफ कांस्टेंट के, लेट्स से वही एरिया ए है, अभी भी सेपरेशन डी है, अब क्या इसके कैपेसिटेंस पे कोई चेंजेस आ गए हैं, इस बारे में अपन बात करना चाहते हैं। तो कैपेसिटेंस अपन जानते हैं लिखा जाता है Q बाई V के करस्पॉन्डिंग, और Q यहाँ पे कितना है, सिग्मा चार्ज, अपने अगर सिग्मा इस पे था बाहर तो सिग्मा इंटू ए इज द चार्ज, दिस इज द चार्ज, सिग्मा एंड माइनस सिग्मा के करस्पॉन्डिंग। प्लेट्स पे तो चार्ज उतना ही है, अभी भी प्लेट्स पे तो चार्ज चेंज नहीं हुआ, जो चार्ज आया था वो डायरेक्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग यहाँ और यहाँ आया था, सिग्मा इंड्यूस्ड। अपन हमेशा लेते हैं प्लेट वाला चार्ज, दिस Q इज प्लेट वाला चार्ज, तो वो तो सेम है Q एन माइनस Q। सो यहाँ पे आ गया Q की जगह सिग्मा इंटू ए। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए लिखा जाता है, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज। कितनी डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको देगा पोटेंशियल, V इक्वल टू E इंटू डी। और E अभी आपने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे E कितना कैलकुलेट किया था, देखिए E आपने कैलकुलेट किया सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ये आपने अभी नया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, इसे मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट के करस्पॉन्डिंग V को लिखा जाएगा E इंटू डी सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहां से आप देखिए कि C चेंज हो चुका है, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गए, ये आ गया K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस। ध्यान से देखिए, तो कैपेसिटेंस अब इंक्रीज हो चुका है क्योंकि K इज मोर देन 1, K इज मोर देन 1, तो कैपेसिटेंस अब इंक्रीज हो चुका है इसके कंपेयर में। तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने का ये भी फायदा है कि आपने उसी शेप का, उसी डायमेंशन की जो प्लेट्स थी वही आपने शेप रखी है, लेकिन उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया है। कैपेसिटेंस इंक्रीज करना मतलब अब आप ज्यादा एनर्जी उसमें स्टोर कर पाएंगे। तो दिस इज अनदर फायदा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक या विद डाइलेक्ट्रिक इक्वल टू K टाइम्स कैपेसिटेंस विद एयर और वैक्यूम। K टाइम से इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है विद डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है बात? ये एक बहुत अच्छी बात यहां से अपने पास सामने आती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का क्लियर है, यस नो? सर डाइलेक्ट्रिक के से बड़ा होता है ना, सी एयर से। डाइलेक्ट्रिक क्या कह रहा है, वापस बोल। डाइलेक्ट्रिक में के मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, यही समझ में नहीं डाइलेक्ट्रिक, आया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही K है, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए, वापस बोल, मैं समझा नहीं तेरी बात। सर आपने ये जो नया वाला डाइलेक्ट्रिक का निकाला है ना, जिसमें के मल्टीप्लाई है। हाँ 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 हाँ, ये, हाँ तो ये देख ले, देख अपन ने जब ये वाला प्रूव किया था तो हमने यहाँ भी यही बात की थी कि दिस Q इक्वल टू CV हम जानते हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं, तो C इक्वल टू लिखा जा सकता है Q बाई V। अगर C को लिखना है Q बाई V तो Q इनिशियली बात कर रहा हूँ जब एयर वाला बात है, तो सिग्मा इंटू ए चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, ये आपको Q मिल जाएगा, बाय वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी गिवन बाय E इंटू डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं होता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं यहाँ लिखता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ से आपको मिला था कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर। ये था जब एयर वाला बात कर रहे थे अपन, एयर या वैक्यूम बीच में था तब। अब जब आपने यहाँ पे बीच में मटेरियल भर दिया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने यहाँ भरा हुआ है, इस केस में अपन बात करते हैं, तो इस केस में क्या चेंज हो चुका है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो चुका है। यहाँ पे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये अभी हमने देखा ऊपर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था वो यहाँ पे सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो चुका है। अब यहाँ से आप देखो तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, ये आपको मिलता है नया कैपेसिटेंस K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी क्लियर है? यस सर। यस। तो फायदा क्या मिला? फायदा मिला कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अंदर फिल करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, तो अब जो सारी बातें आपके पास थी कि Q इक्वल टू CV, C इंक्रीज हो गया तो Q इंक्रीज हो जाएगा फॉर अ गिवन वोल्टेज। आप 10 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो, मान लो पहले 20 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर होता था, अब अगर आपने अंदर वाटर फिल कर दिया तो 81 टाइम्स वहां पे चार्ज स्टोर कर पाओगे। दिस इज द बेनिफिट। या आप अगर एनर्जी की बात करो, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि C इंक्रीज हो गया है एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये सारे फायदे हैं इसके जो अपने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसके बारे में आगे अपन बात करेंगे, पूरी अपन इसके लिए टेबल बनाएंगे कि कैसे कैसे इसमें अपने को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इससे पहले एक छोटी सी बात और करते हैं। वो बात है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज की हम बात कर रहे थे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आखिर होता क्या है? तो ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि जो डाइपोल्स हैं उन डाइपोल्स पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ऐसा बना देता हूँ ताकि समझ में आएगा, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे हमेशा एक स्ट्रेस रहती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये टूट जाए उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये ब्रेक हो जाए तो इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो अभी हमने देखा ब्रेकडाउन वोल्टेज कैन बी गिवन एज E into D। सो यहाँ पे लिखा सकता है V ब्रेकडाउन इज इक्वल टू E डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जब ये टूट रहा था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय D। ये आप लिख सकते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर अ कैपेसिटर, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये डायरेक्ट्रिक टूटना शुरू हो जाए इनटू D विल गिव यू द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब यहाँ पे हम एक बात समझ गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो तो डिपेंड करती है मटेरियल पे, कितना मटेरियल है वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पे टूट सकता है। लेकिन डी क्या है? डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर, है ना, डिस्टेंस, डायमेंशन है कैपेसिटर की, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो दोनों पे डिपेंड करता है, वो मटेरियल आपने क्या फिल किया इस पे भी डिपेंड कर रहा है, और साथ में डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर क्या है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है। ये कई बार ऐसे स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन ओनली द मटेरियल फील्ड या फिर डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर एज वेल। तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे भी और डायमेंशन पे भी। ये बात अपने को यहाँ से दिख रही है। फॉर्मूला वही है V इक्वल टू इंटू डी, पर इस बार ब्रेकडाउन वाली बात कर रहे हो तो ब्रेकडाउन वाली बातें कर लो दोनों तरफ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ब्रेकडाउन होता है उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो पोटेंशियल डिफरेंस जहां ब्रेकडाउन होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो ये आपकी बातें हो गई यहाँ से। ठीक है, ओके। तो अब अपन आते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस पे कि इसमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो इस पे टाइप का बनता है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो बनता है ऐसा कि यहाँ पे कैपेसिटेंस आपको दे, एक कैपेसिटर आपको दे रखा है, इस कैपेसिटर के बीच में या आपको डायमेंशंस दे रखी है, डी है, ए है। अगर आपने पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया के का, तो हम जानते हैं अब इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस फॉर दिस। ओके, इसी को आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि ये डिस्टेंस डी है, इस बार आपने जो अंदर मटेरियल भरा है वो मटेरियल सिर्फ इतने से पोर्शन में भरा है, इतने से पोर्शन में आपने मटेरियल भरा, और वो कितना दूर है? यहाँ से x डिस्टेंस पे है, जो भरा है वो t है। t थिकनेस का एक मटेरियल आपने इसमें फिल कर दिया। ठीक है, t थिकनेस का एक मटेरियल फिल कर दिया x डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस प्लेट। अब आपसे पूछा गया बताइए इसके लिए c कितना होना चाहिए। ठीक है, वही एरिया a है, डिस्टेंस आपको टोटल d दे रखी है, इसके लिए पूछा गया बताइए अब कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो अगर ये पूरा भरा हुआ होता तब तो मैं इसको लिखता के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, लेकिन ये पूरा भरा हुआ नहीं है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, और यहाँ पे मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इधर क्या है? एयर, इधर भी क्या है? एयर। अब इस केस में आपसे पूछा गया कि बताइए कितना यहाँ पे सी इक्विवेलेंट होगा। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें। तो निकालना बड़ा आसान है, कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको निकालने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि दो तरीके से इसको देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। जो पहला मेथड है, मेथड वन, वो मेथड क्या है कि आप इन सबको सीरीज कॉम्बिनेशन मान लीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, जो भी चार्ज यहाँ से अंदर आएगा, जो चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है, वो जितना चार्ज यहाँ पे आया है उतना ही चार्ज यहाँ पे आने वाला है, उतना ही यहाँ पे आएगा, उतना ही यहाँ पे आएगा, और वही आगे वापस फ्लो करेगा।
तो चार्जेस जब यहाँ पे सेम रहने वाले हैं, तो जब चार्जेस सेम होते हैं कैपेसिटर्स पे, तो क्या बोला जाता है, इसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो ये एक कैपेसिटर है, लेट्स से C1, ये कैपेसिटर है C2 और ये कैपेसिटर है C3। ऐसे 3 कैपेसिटर्स यहाँ बना रखे हैं और तीनों सीरीज में बना रखे हैं। तो हम इसे ऐसा बना सकते हैं, दिस इज C1, C2 एंड C3। ये पूरा सिचुएशन यहाँ पे है। सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए C1 की बात अगर करें तो इसमें एयर है, एयर के करस्पॉन्डिंग लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट A/D। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, C1 यहां से यहां तक है, सेपरेशन कितना है, x के बराबर, तो ये आ जाएगा x। ये बात ध्यान रखिएगा। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ C1 के लिए 2 प्लेट्स ये और ये है। यहाँ पे कोई एक्चुअली वो मेटालिक प्लेट नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे तो ये एक कैपेसिटेंस आपका बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस विल बी द C1। C2 इज दिस, जो मटेरियल वाला है। जब मटेरियल के केस में लिखते हैं तो लिखते हैं K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D एंड दिस डिस्टेंस इज T, तो ये आ जाएगा T। सॉरी। एंड C3 इज दिस, ये लास्ट में जो आपका कैपेसिटर बन रहा है एयर वाला। एयर के केस में फॉर्मूला लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट A/D। दिस सेपरेशन इज D माइनस x माइनस T, टोटल इज D माइनस x माइनस T। ये कितना बचा है यहाँ पे, टोटल D था, x और T ये हो गया, तो ये बचा D माइनस x माइनस T। ये आपके पास आ गए तीनों। अब इनको आप लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो C इक्विवेलेंट हम जानते हैं सीरीज में क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज द C इक्विवेलेंट। पुट करते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो 1/C1 जब करेंगे तो आएगा x बाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस T बाई K एप्सिलॉन नॉट A प्लस D माइनस x माइनस T बाई एप्सिलॉन नॉट A। ये आपके पास बन रहा है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट यहां से देखें तो 1 एप्सिलॉन नॉट A सबसे कॉमन आ रहा है, इधर से आ रहा है x प्लस T बाई K प्लस D माइनस x माइनस T, ये बन रहा है। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय दिस ऑल x प्लस D माइनस x माइनस T प्लस T बाई K। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है आपके पास, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा D माइनस T प्लस T बाई K। ये आपके पास आ गया C इक्विवेलेंट फॉर दिस। दिस इज द C इक्विवेलेंट फॉर दिस। अब यहाँ पे एक चीज अगर ध्यान से देखो तो बड़ा आसान सा है इसको याद रखना, कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें, बड़ा आसान इस फॉर्मूला को याद रखना। कैसे, दिस D माइनस T, ये D माइनस T कौन सी डिस्टेंस है, देखिए D माइनस T अगर मैं देखूं तो ये T वो थिकनेस है जहां पे मटेरियल भरा हुआ है, तो D माइनस T कौन सी हो गई, जहां पे एयर है, वो दोनों मिला के हो गए D माइनस T। एयर का कांस्टेंट इज 1, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1, तो बेसिकली यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, D माइनस T बाई 1 प्लस T बाई K, T कौन सी थिकनेस थी, जहां मटेरियल था, तो T बाई K, ये यहाँ पे आ गया। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लिखते हैं हमेशा। आप क्या लिखते हैं, C फॉर अ मटेरियल इज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, आप ऐसा लिखते हैं इसको। इसको अगर मैं ऐसा लिख लूं एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई K, तो यही तो बात है यहाँ पे। मैं इसको क्या किया, इस K को नीचे लेके आ गया, तो D बाई K लिख लूंगा, यही तो यहाँ लिखा हुआ है देखो। जितने डिस्टेंस पे ये K है वो T बाई K यहाँ लिखा हुआ है, जितने पे एयर है उतना पे 1 लिखा हुआ है। तो बेसिकली जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आए कि यहाँ पे दो कैपेसिटेंस प्लेट्स हैं, उनके बीच में किसी भी टाइप का आपको थिकनेस दे रखी है, T1 T2, टोटल डिस्टेंस D है, लेट्स से दिस इज K1 दिस इज K2, ऐसे कितने भी आपको दे दें, तो एक जनरल फॉर्मूला जो आप यहाँ पे बना सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई, जितने पे एयर है वहां पे आ जाएगा D माइनस T1 प्लस T2, ऐसे जितने भी हैं वो सब पे एयर है, D माइनस ऑल दीज, तो ये एयर आ गया बाय 1 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। इस तरीके से आप इसको चलने दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आपने को ध्यान रखना है इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जब डाइलेक्ट्रिक की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्या किया अपन ने, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन मान के अपन ने इसको सॉल्व किया।
सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों माना, इस बारे में अगर बात करें तो जो चार्ज यहाँ से चल रहा है वही चार्ज यहाँ से फाइनली बाहर आने वाला है। जब चार्ज सेम होता है तो हम कहते हैं कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जितना चार्ज यहाँ था उतना ही यहाँ सब जगह आपको मिलने वाला है। तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ से आप अपना आंसर बता सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस और नो? यस सर। ओके, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे नीट और जेईई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीधे सीधे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे देंगे जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना रखे होंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा। वो क्वेश्चंस अभी अपन करेंगे, कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं, कौन सा नीट में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी अपन करेंगे। बट दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड जो है इसका वो भी बड़ा आसान सा है, मेथड 2। मेथड 2 ये कहता है कि भैया जब आपने इस तरीके से इसको बना रखा है, यहाँ पे ये है टी थिकनेस पे ये है, लेट्स से दिस इज एक्स। अच्छा एक बात और देखो यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला आपके पास आया, इस पूरे फॉर्मूला में कहीं भी एक्स नहीं दिख रहा आपको। इस पूरे फॉर्मूला में कहीं भी एक्स नहीं दिख रहा आपको, एक्स नहीं है। एक्स क्या था? एक्स वाज द पोजीशन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। एक्स क्या था? पोजीशन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। मतलब ये एक्स क्या दिखा रहा है कि इस डाइलेक्ट्रिक को इस प्लेट से कितना दूर रखा गया है, कितना पास में रखा गया है। दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मतलब आप इस डाइलेक्ट्रिक को चाहे यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, अगर वो टी थिकनेस का है, के डाइलेक्ट्रिक है, तो हर बार कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सेम आने वाला है। तो आप चाहे इसको ऐसे बना लेते, ये दोनों प्लेट्स हो गए, डाइलेक्ट्रिक जस्ट इससे चिपका के बना लेते इस प्लेट से टी थिकनेस का, के का, तब भी आपको वही रिलेशन मिलता है जो आपको वहां मिला है। तो दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से मिलता है। तो क्या है? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये दोनों ही फॉर्मूला बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर। ये एक खास बात है यहाँ पे। चलिए, तो आई गेस अपना मीटिंग खत्म होने वाली है, तो एक बार अपन फिर से ज्वाइन करते हैं, उसके बाद इसका मेथड 2 देखते हैं। एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे।